हर जिंदा कौम अपना बीता हुआ इतिहास कहां भूल पाती और शायद कोई कैसे भूल पाएगा। इसीलिए एक बार पीछे मुड़कर अपने गिरेबान में झांकना जरूरी हो जाता है ताकि आने वाली नस्लें वो गलतियां ना दोहराएं जो उनके पुरखों ने दोहराई। कहते हैं कि दिल्ली के सिंहासन तक का रास्ता उत्तर प्रदेश की गलियों की राजनीति से होकर निकलता है और उसी उत्तर प्रदेश के धूल खाते धूमिल पन्नों में यह कहानी उस लड़की की है जिसके हाथ से कलम छूटा तो सिंहासन तक का सफर तय हुआ। यह कहानी पॉलिटिक्स के उस न्यूटन की है जिसने राजनीति के सारे आयाम ही बदल डाले। हाशिए पर पड़े बहुसंख्यक तबके से इतर जातीय व्यवस्था की लाठी खाए उन मजबूरों की मसीहा जिसने हाथियों के पीठ पर ऐसे साम्राज्य को खड़ा किया जिसे गिराने वाला देसी कट्टा मिर्जापुर की गलियों में भी नहीं बन पाया। अपने आप में घोषणा पत्र कहलाई जाने वाली इतिहास के पन्नों में उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा लिखी गई वो कहानी जिसे मेरिकल ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से दर्ज कर दिया गया, ये कहानी मायावती की है। सितंबर 1977 भारत के सबसे काले दिन यानी कि इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी और उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी। जाति के भेदभाव को खत्म करने के लिए जनता दल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। जमात में तमाम नेता थे पर उस वक्त सबकी नजर दिग्गज नेता राज नारायण के ऊपर थी। राज नारायण मंच पर चढ़े और अपने जोरदार भाषण से सबको अपनी तरफ लुभाने लगे, पर एक गलती कर बैठे। बार बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करते रहे पर किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर क्या था, महज 21 साल की एक लड़की मंच पर चढ़ती है और उस वक्त के दिग्गज नेता की ऐसी धज्जियां उड़ाती है कि उसके हौसले देखकर पूरी सभा तालियों से गूंज उठती है। उस दिन लगा था कि उत्तर प्रदेश की माटी में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो वाकई में दलितों को उनका अधिकार दिलाएगा। मायावती मंच से नीचे उतरी तो उनका हाथ थामा बामसेफ के संस्थापक और दलितों के बहुत बड़े नेता कांची राम ने, और यहीं से शुरू हुई मायावती के राजनीतिक सफर की कहानी। लगातार 3 बार चुनाव में हारने के बावजूद भी मायावती अपने मिशन से डिगी नहीं। जहां दूसरे दल राजनीति के शतरंज पर वो फोर्स और मंदिर मस्जिद के प्यादे धीरे धीरे चल रहे थे, वहीं मायावती अपने लोगों को जोड़ने और उनमें चेतना पैदा करने का काम कर रही थी। मेहनत रंग लाई और 2007 में मंडल कमंडल को पछाड़ते हुए मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत के साथ अकेली मालकिन बन गई और यहीं से शुरू हुई उन सपनों को हकीकत में बदलने की ख्वाहिश। राजनीति वो अफीम है जिसका नशा उतारे नहीं उतरता है। राजनीति के पिच पर मायावती कांची राम के जिन सिद्धांतों की उंगली पकड़कर कप्तानी करने उतरी थी, शायद पैसों की खनक और सत्ता की ताकत के आगे उन सिद्धांतों को ही भूल बैठी। इसीलिए मायावती वो शख्स है जिसे आप भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला सकते, क्योंकि मायावती ने वो किया जो किसी और ने नहीं किया। अरे करना तो छोड़िए, किसी ने सोचा भी नहीं हो। इसलिए मायावती के कार्यकाल की जब बात आती है तो उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की पोटली बांधकर एक किनारे फेंक दिया जाता है और चर्चा होती है उन पर लगे आरोपों की, उन पर लगे घोटालों की। फिर चाहे उनके विपक्षी द्वारा उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप हो या फिर उन्हीं के दल द्वारा उन पर लगाया गया यह आरोप कि मायावती इतनी घमंडी और इतनी अहंकारी हैं कि सर्वकालिक जीवित रहने की उनकी आकांक्षा किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं देती। उनके राइट हैंड कहलाए जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो उन पर यह आरोप भी लगाते हैं कि मायावती ने एक वक्त किसी के मौत का षड्यंत्र तक रचा था। पर एक बार इन सारी बातों को आप हाजमोला की गोली लेकर पचा भी लो तो फिर मायावती के उन प्रचलित तौर तरीकों पर आप कैसे पर्दा डाल सकते हैं। अरे एक वक्त खुद IAS PCS बनने का सपना देखने वाली मायावती पढ़े लिखों की सभा में उन्हें बौना साबित करने के लिए उन्हीं से अपने जूते साफ कराती या फिर अपने जन्मदिन पर हजारों करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहा देती। मायावती वो शख्स हैं जिन्होंने एक रिक्शे पर 20 रुपए लेकर सवारी करते हुए व्यक्ति को उठाकर मखमली गद्दे पर बैठाने की ताकत दी, लेकिन केवल अपने लोगों को। पर न्याय का चक्का घूमते देर नहीं लगती और उंगली की स्याही किसी से परहेज नहीं करती। सवाल तो उठने थे,
सवाल तो उठने थे कि जिस राज्य में सड़कों से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं, वहां मायावती अपने घर से ऑफिस तक के लिए स्पेशल रोड कैसे बनवा सकती। सवाल तो उठने थे आपके उन 30 लाख के जूतों के ऊपर जिनकी नोक के तले दबने वाला इस देश का दलित ही था। सवाल तो उठने थे आपके उस डेवलपमेंट के ऊपर जहां हाईवे के नाम पर 103 गांवों को उखाड़कर फेंक दिया गया। सवाल तो उठने थे उन मूर्तियों और हाथियों की फौज के ऊपर जिन्हें खड़ा करने की ताकत और पैसा देने वाला इस देश का दलित ही था। फिर कैसे आप उसे अपनी राजनीति चमकाने का फॉर्मूला मान बैठी। और यही कारण था कि मायावती राजनीति के अर्श से फर्श तक कैसे पहुंच गई, शायद किसी को पता ही नहीं चला। आज जहां उत्तर प्रदेश 2022 में आने वाले चुनावों की तैयारी देख रहा है, वहां एक वक्त खुद पीएम सीएम बनने का ख्वाब देखने वाली मायावती अपनी पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए देखकर ठंडी आहें भर रही होंगी। पर इन सब के बीच, इस हार जीत की संघर्ष की कहानी के बीच, जीता तो केवल एक ही, इस देश का लोकतंत्र। और यही तो है मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चमत्कार। आज के लिए बस इतना ही। मैं विरल द्विवेदी फिर हाजिर हूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास और राजनीति से जुड़े किसी और किरदार की कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।